नमस्कार बच्चों, a very good evening to all. So welcome back in this lecture series. तो बच्चों हम लोगों ने ईडी के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ ईडी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे उसके नाम में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हुए दोनों के परपेंडिकुलर तीसरी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो बहुत फंडामेंटल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो शायद आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझा होगा। ठीक है, मैं इस बात पर आपको डिग्नेट नहीं करूँगा कि आप लोग को शायद इस बात को पता नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। बच्चों देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने बहुत शानदार काम किया था, और मैक्सवेल ने सबसे पहले काम शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, क्योंकि मैक्सवेल ने ही ये बताया था कि जो लाइट होती है, जो रे होती है, लाइट रेज जो होती है, वो सब क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक फॉर्म होती है। ठीक है ना, वो सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही फॉर्म होती है, जो वेव्स होती है, लाइट वेव्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट है, उनको समझाने के लिए मैक्सवेल ने चार इक्वेशन दी। क्योंकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के चलते, मतलब उनमें चेंज होता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से चेंज होता है, इन चेंज को, उनके परिवर्तन को दर्शाने वाली जो समीकरण है, वही मैक्सवेल इक्वेशंस कही जाती है। क्या कही जाती है बेटा? उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की संपूर्ण जानकारी हमको प्रदान करती है, उसी को तो बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, हालांकि मैक्सवेल इक्वेशंस थर्मोडायनेमिक्स में भी होती है, बट वो वाली मैक्सवेल इक्वेशन का यहाँ अभी फिलहाल कोई ऐसा खास काम है नहीं। हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से अलग अलग प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन किस तरह से होता है, जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन ना। ठीक है, तो हेडिंग दो पहले, वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल, क्योंकि पहले हमको ये समझना है कि वेक्टर स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम मैक्सवेल इक्वेशन पे धीरे धीरे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट द हेडिंग वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। चलो पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें वही मैक्सवेल की चार इक्वेशन समझनी पड़ेगी। मैक्सवेल की चार इक्वेशन ये होती है कि चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज दो तरीके से होता है, या तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और डाइवर्जिंग नेचर होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज द गाउस डिफरेंशियल लॉ। गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है ये, या फिर डाइवर्जेंस की फॉर्म में ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन कहा जाता है। ये जीरो होता है, ये भी ना आपको बहुत बार समझाया है कि जो
डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा जीरो की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसी तरीके से मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कर्ल फॉर्म में होती है, दैट मीन्स कर्ल ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिंपली माइनस डेल बी अपॉन del t, equation number 3. Then curl of b, लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन यही होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, विच इज द इक्वेशन नंबर 4। इन्हीं से डिफाइन होगा हमारा वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल। जरा समझते हैं कि वेक्टर पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल होता क्या है। वैसे इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट में आपने बखूबी समझा है इस चीज को, बट फिर भी एक बार फिर समझते हैं। तो बारी बारी समझेंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई वेक्टर is said to be irrotational, is said to be irrotational। बच्चों देखो ये बात तो आपको मैंने बहुत बार बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है था वो इरोटेशनल नेचर का होता है। इसका मतलब ये है कि ये रोटेट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है वो जीरो होता है। देखो कर्ल आपको शायद ऊपर जीरो दिख नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कर्ल है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसलिए यहाँ पर कर्ल ऑफ ई जीरो दिख नहीं रहा। बट जहां पर केवल इलेक्ट्रोस्टेट होता है, जहां पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना, जहां पर केवल स्टैटिक नेचर होता है चार्ज का, वहां पर आपको कर्ल ऑफ ई जीरो दिखेगा। वहीं पर बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टेट। और अगर ऐसा होता है तो वहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टेट में एक चीज बता रखी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर पोटेंशियल होता है। ये बात आपको पता ही है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर पोटेंशियल होता है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है जो हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोस्टेट के वक्त ये चीज हमने बखूबी देखी थी। बट हमने ये भी चीज देखी थी दूसरा मैग्नेटिक स्टेट के अंदर, दूसरा लिखो कि मैग्नेटिक field B vector is said to be magnetic field B vector is said to be solenoidal। magnetic field B vector is said to be solenoidal। देखो मैंने ये भी कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो फैलता नहीं, वो घूमता है केवल। इसका मतलब अगर वो फैलेगा नहीं तो डाइवर्जेंस उसका जीरो आ जाएगा। और इसी से मैंने आपको एक चीज बताई थी मैग्नेटोस्टेट के अंदर कि जो बी वेक्टर होता है ना वो कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है। ये आपकी पुरानी बातें हैं, इसमें कुछ नयापन नहीं है। वेयर ए वेक्टर इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, वेयर ए वेक्टर इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो इसमें तो खैर कोई नई बात नहीं है बच्चों, है ना। अब देखो नई बात क्या है, नई बात है ये चीज जो इक्वेशन नंबर 3 है, क्योंकि यहाँ पर कर्ल ऑफ ई जीरो नहीं है। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि ये नई बात है। नई बात क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव की करस्पॉन्डिंग बात की जा रही है, तो हम इस पर फोकस करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि ये नई बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ये सबसे सही बात है। तो माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, यही तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यही तो नयापन है कि मैग्नेटिक वेक्टर होता है, ठीक है ना। अब B बराबर कर्ल ऑफ ए, ये हर जगह होता है, चाहे EM वेव हो या मैग्नेटोस्टेट हो। क्यों? क्योंकि ये हर जगह होता है, चाहे EM वेव हो या मैग्नेटोस्टेट हो। क्योंकि आप लोगों ने EM वेव के लिए भी यही चीज लिखी है जो मैग्नेटोस्टेट में लिखा था। तो B बराबर कर्ल ऑफ ए में कोई कुछ नयापन नहीं है, इसलिए मैं सीधा B की जगह कर्ल ऑफ ए लिख सकता हूँ, क्योंकि मैग्नेटोस्टेट के लिए कोई नया फॉर्मूला थोड़ी बनेगा इसका। तो इसको हम लोग कर्ल को आगे ले लें, तो नेगेटिव कर्ल ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी, फिर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा कर्ल कर्ल भाई भाई हो जाएंगे, तो कर्ल कर्ल भाई भाई हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंबाइंड हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी विच इज इक्वल टू 0। अब वही बात पड़ जाएगी, देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कर्ल जिसका 0 होता है, तो हम जानते हैं कि कर्ल अगर ये 0 है, इसका मतलब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वेक्टर स्केलर के ग्रेडियंट का कर्ल भी क्या होता है, 0। ये हम जानते हैं, क्योंकि क्यों जानते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था। ये कैसे निकाला आप लोगों ने, ये कैसे निकाला है आप लोगों ने, आपने ये इसको निकाला है कि किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट 0 होता है, मतलब ग्रेडियंट का कर्ल 0 होता है ना, स्केलर के ग्रेडियंट का कर्ल 0 होता है, उससे ये आया था। बस वही थ्योरम यहाँ लगाएंगे और दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, तो ई वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी हो जाएगा, या फिर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, दैट्स इट। बताओ, ये नई चीज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि इसमें वेक्टर पोटेंशियल इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि इसमें केवल स्केलर पोटेंशियल है जो केवल इलेक्ट्रोस्टेट में काम करता है, बट इस फॉर्मूले के अंदर ना वेक्टर पोटेंशियल भी आ रहा है, ठीक है ना। और इस बात का ध्यान रखना कि जो वेक्टर पोटेंशियल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है, और जो स्केलर पोटेंशियल है वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि डेल का मतलब होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब हम इन्हीं से स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की कुछ इक्वेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब ई का वैल्यू आप लोगों ने ऊपर निकाला है तो जरा उसका वैल्यू नीचे पुट करना, माइनस का माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको अंदर लेंगे तो नेगेटिव बाहर निकाल लो, तो डेल टू वी माइनस माइनस उधर लेगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस डेल अपॉन डेल टी बराबर माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन। बस ये थोड़ी सी अच्छी खासी इक्वेशन बनी है हमारे पास। ये एक तरह की ऐसी इक्वेशन है जो वेक्टर पोटेंशियल भी है और स्केलर पोटेंशियल भी है एक तरह का, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफाइड करूं, मतलब इस इक्वेशन में एक टर्म को ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं, तो देखना जरा। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ना एक टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस म्यू नोड एप्सिलॉन नोड डेल टू वी अपॉन
डेल टी स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल टी और इसी को ऐड कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये लो, पर एक सुविधा हो जाएगी मुझको एक्चुअली ऐसा करने से। जो सुविधा मुझको होने वाली है वो ये है बेटा कि ना इन दोनों में v कॉमन आ रहा है, तो v को बाहर निकाल लो तो जो बचेगा वो बचेगा डी अलम्बर्ट ऑपरेटर, जिसे हम डेल टू बोलते हैं। डेल टू का वैल्यू क्या होता है? लाप्लासियन ऑपरेटर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी। और इन दोनों टर्म्स में से हम एक और छोटा सा काम करते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल टी डेल डॉट ए वेक्टर प्लस इसमें डेल अपॉन डेल टी बाहर लेता हूँ मैं इन दोनों टर्म से, तो डेल अपॉन डेल टी बाहर लेते ही डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल टी यहाँ बच जाएगा। ये लैप्लासियन बन जाता है, दैट्स कॉल्ड द लैप्लासियन, इसको एल बोल देते हैं। तो ये तो हो जाएगा डेल टू वी प्लस डेल ऑफ एल, लैप्लासियन बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक पॉइसन इक्वेशन बन चुकी है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोगों ने पॉइसन इक्वेशन समझी होगी नॉर्मली, है ना? ये पॉइसन इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, थोड़ा सी अलग है नॉर्मल पॉइसन इक्वेशन से। क्योंकि नॉर्मल पॉइसन इक्वेशन में क्या होता है बेटा, मैं आपको रफ में दिखाता हूँ। यहाँ पर आता है लैप्लासियन ऑपरेटर और पोटेंशियल आता है बराबर ये। अब थोड़ा चीज ये आया है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो लाप्लासियन की जगह क्या आ चुका है, डी अलम्बर्ट ऑपरेटर आ चुका है, और एक एक्स्ट्रा लाप्लासियन एक लॉरेंज की टर्म आई है, जहां पर एल जो है ना, वेयर एल इज इक्वल टू डेल डॉट ए, जो आपने माना है ऊपर से वो लिख दो। इसे लॉरेंज बोलते हैं, या लॉरेंज कंडीशन क्या होती है कि एल बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, तो वही इक्वेशन बन जाएगी लॉरेंज कंडीशन के लिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लॉरेंज कहलाएगा। लॉरेंज फंक्शन बोल दो या लॉरेंज बोल दो, एक ही बात है। और जो आपने माना है डी एलिमेंट ऑपरेटर, ये बेसिकली हो तो लाप्लासियन ही है, बट लाप्लासियन में एक और टर्म हम लोग ऐड कर देते हैं, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर डी अलम्बर्ट्स ऑपरेटर। बस सिंपल। तो अगर मैं ये बोलूं कि लॉरेंज कंडीशन यहाँ लगा दें, मतलब लॉरेंज गेज कंडीशन लगा दें, लॉरेंज गेज कंडीशन ये बात बोलती है कि एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा देखना, इफ एल, इफ लॉरेंज गेज कंडीशन लगा दें अगर हम, या लिखो लॉरेंज गेज कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली अगर एल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बी अपॉन डेल टी, सिंपल। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे दें हम लोग, तीन नाम दे दो। सो एल जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन, देन इक्वेशन थ्री बिकम्स, देन इक्वेशन थ्री बिकम्स, जैसे आपने एल जीरो किया
वैसे हमारे पास केवल ये बचेगा डेल टू वी विच इज सिंपली इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। बस क्या ही है ये, एक तरह से वेव इक्वेशन बन गई हमारी। किसके लिए? स्केलर पोटेंशियल के लिए, बिकॉज हमारे पास v जो है ना वो स्केलर पोटेंशियल ही है। सो दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन फॉर स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, अब ऐसे ही इक्वेशन हम लोग वेक्टर पोटेंशियल के लिए भी बना सकते हैं और उसका भी स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 मत दो यार, 1 2 3 4 तो ना हो, इसको 5 दे दो ना, कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। इसको भी 5 दे दो, क्योंकि 3 तो हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन दे रखी है ना। हम लोग वेक्टर पोटेंशियल बनाते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, यहीं से हम वेक्टर पोटेंशियल का काम करेंगे। तो कर्ल ऑफ v बराबर, ये तो आपको क्या याद होगा, ये अब तक याद नहीं हुई है तो याद कर लेना, मैक्सवेल इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। यहाँ से हम v और e का वैल्यू पुट कर दें तो हम ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ल ऑफ a होता है, और e इज इक्वल टू जो होता है वो भी आपको पता है, e इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, ऐसी ही सेम इक्वेशन बन जाएगी जैसी अभी हमने बनाई थी, वैसी ही इक्वेशन आपको दोबारा मिल जाएगी रीअरेंज करने पे। तो ए डॉट बी हम जानते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, बैक माइनस कैप। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होता है, बैक माइनस कैप। ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, बैक माइनस कैप पढ़ा हुआ है। बस यही फॉर्मूला ऊपर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा बैक माइनस कैप की वजह से डेल डेल डॉट ए माइनस डेल टू ए म्यू नॉट जे माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और इसको चले जाए तो प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी माइनस डेल वी। बस थोड़ा सा इसको और अरेंज करना है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हम ये जानते हैं डेल डॉट बी जीरो होता है, उसी प्रकार से डेल डॉट ए भी जीरो होता है। तो वही चीज यहाँ पर दोहराएंगे तो माइनस डेल टू ए वेक्टर एक टर्म को इधर ले आओ डेल टू ए वाली को, सो डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल, देखो ये टर्म और ये टर्म तो मैंने कंबाइन कर दी एक साथ फिलहाल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास आ, ये टर्म और बच रही है, ठीक है। इसको जीरो मत करो, फिर एक काम करो, इसको जीरो करने से कोई फायदा नहीं फिलहाल, इसको जीरो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो नहीं करेंगे, बाद में अभी करेंगे तो करेंगे। और अब मैं इस टर्म और इस टर्म को ऐड करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब
इसमें से एक डेल कॉमन ले लो और इसमें से एक डेल कॉमन ले लो, दोनों में से डेल कॉमन ले लोगे तो एक तो बचेगा आपका डेल डॉट ए, ठीक है। और ये डेल अगर कॉमन आएगा मान लो, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस बराबर माइनस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, डेल टू ए, डी एलिमेंट बन गया है, तो माइनस डेल ऑफ एल विच इज इक्वल टू माइनस ये लो। ये लगभग वैसी इक्वेशन बन गई जैसी अपन ने वहां बनाई थी वी के लिए, बस वी वाली में रो आ रहा था, ए वाली में जे आ गया, क्योंकि वी स्केलर पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक फील्ड संबंधित था, इसलिए वहां पर चार्ज डेंसिटी आई थी। ये ए जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर करंट डेंसिटी आई है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इफ लोरेंज गेज कंडीशन, मतलब लोरेंज गेज कंडीशन अप्लाई करें मान लो, सो यूजिंग लोरेंज गेज कंडीशन, using Lorentz gauge कंडीशन, मतलब L बराबर 0 अगर आप काम में लेते हो, देन इक्वेशन 6, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। आर द वेव इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल इज द वेव इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जो हम लोगों ने इक्वेशन 5 और 6 बनाई है, ये वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल को समझने के लिए बड़ी बेहतरीन है। मतलब इन दोनों इक्वेशन के निकालने के लिए हम लोगों ने हर तरह की मैक्सवेल इक्वेशन का यूज कर लिया। इन दोनों इक्वेशंस को निकालने के लिए हमने हर तरह की मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज कर लिया। इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि इक्वेशन 5 and 6 कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सवेल इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 5 and 6 कंटेन्स equation 5 and 6 contains all the information about मैक्सवेल इक्वेशंस। समझ में आएगी बात। अब इन्हीं से हम लोग अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह की मैक्सवेल इक्वेशंस को आइडिया ले सकते हैं, मतलब किस तरह की मीडियम में किस तरह की मैक्सवेल इक्वेशन काम करेगी। तो मैक्सवेल इक्वेशन के अलग अलग रूप भी हम लोग ले सकते हैं। तो हेडिंग दो मैक्सवेल इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन। जैसे कंडक्टिंग मीडियम में लेना है तो कैसे काम करेगी कंडक्टिंग में वो समझते हैं। तो अगला हेडिंग है मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन एंड
wave equation in conducting medium. इन कंडक्टिंग मीडियम बहुत सिंपल है। और एक और शर्त लगाते हैं इसमें, फ्री स्पेस मीडियम। कंडक्टिंग के साथ साथ क्या शर्त लगाते हैं इसमें अपन, फ्री स्पेस मीडियम। ये दो शर्तें लगा के हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो कंडक्टिंग मीडियम का मतलब इसमें कंडक्टिविटी होती है। अब देखो कंडक्टिविटी कहाँ से आती है, करंट डेंसिटी से। तो अगर J बराबर सिग्मा E, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाओ, तो J करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक तरह से ओम्स लॉ कहलाता है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। आप लोगों ने V बराबर आई आर ओम्स लॉ तो पढ़ा हुआ है, बट ओम ने केवल वही अकेला नियम नहीं दिया था बच्चों, ये भी एक ओम का नियम है। तो क्या है, अगर मीडियम कंडक्टिंग होता है ना तो सिग्मा की वैल्यू जीरो नहीं होती है। सो कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है, सो कंडक्टिंग मीडियम में सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब भी कंडक्टिंग मीडियम की बात की जाएगी तो फिर कभी भी J जीरो नहीं होगा। हाँ, बट फ्री स्पेस का मतलब ये है कि चार्ज डेंसिटी वहां पर जीरो होगी। सो अगर मान लें हमारे पास फ्री स्पेस मीडियम है, अगर हमारे पास फ्री स्पेस मीडियम है, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या है, जीरो जाए, तो मैक्सवेल इक्वेशंस का रूप कुछ अलग ही होगा। सो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हो जाएगी, देखो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। अब रो तो आपने जीरो कर दिया, तो ये जीरो हो जाएगा, इक्वेशन नंबर वन। कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी में वैसे भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज उसमें रो का कोई रोल था ही नहीं। कर्ल ऑफ ई जो है ना, वो बेसिकली डेल बी अपॉन डेल टी होगा, इक्वेशन नंबर थ्री। और कर्ल ऑफ बी जो होगा वो हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस, म्यू नोट जे था ना, तो जे की जगह लिख देंगे सिग्मा ई, लिख देंगे जे बराबर सिग्मा ई प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोड समझे। चलो अब चलो करना शुरू करते हैं। सो टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन थ्री, अब पहले थ्री का लेंगे फिर हम लोग फोर का लेंगे, वन वन में ना, पहले लेते हैं काम करते थ्री का। सो टेकिंग कर्ल ऑफ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थ्री, ठीक है, दोनों तरफ लेना पड़ेगा, वो तो एक तरफ लेते नहीं है हमेशा, तो दोनों ही ओर कर्ल लेना पड़ेगा हमको। तो पहले ओर लेंगे इधर कर्ल आएगा, और दूसरे ओर लेंगे तो बी के ऊपर कर्ल आएगा। अब कर्ल ऑफ बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर से आपको पुट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर वही ए क्रॉस बी क्रॉस सी बैक माइनस कैप वाला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था। सो फ्रॉम इक्वेशन फोर, फ्रॉम इक्वेशन फोर हम लोग क्या लेते हैं, चलो लेके देखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब बैक माइनस कैप, तो डेल डॉट ई माइनस डेल टू ई यहाँ बचेगा, बराबर माइनस कर्ल ऑफ पी का मतलब कितना हो गया, म्यू नॉट जे मतलब सिग्मा ई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एटसेट्रा।
और उसी अकॉर्डिंग हम जानते हैं इक्वेशन मतलब मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन फ्री स्पेस मीडियम में होती है डेल डॉट ई मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर ये चीज़ लें तो हम ये लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट सिग्मा, और यहाँ पर भी माइनस को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर जीरो। इसको यहाँ ले आओ पकड़ के, माइनस कॉमन ले लो तो डेल टू ई जीरो के बराबर लिखना तो बेवकूफ़ी है, इसको मत लिखो वो बराबर में दो बार है ना इसलिए। आगे घर की घर मिला ना
चलिए तो आते हैं वापस से अपने ट्रैक पे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैं बना रहा हूँ ना बेटा, ये इक्वेशन बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मतलब जो कंडक्टिंग मीडियम होता है ना, उस कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बिहेवियर होता है उसे समझाने वाली इक्वेशन बनाई जा रही है फिलहाल के लिए, तो है ना। तो वो इक्वेशन ये है, माइनस माइनस म्यू नॉट सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो जनरल फॉर्म यही है इक्वेशन की, दिस इज द जनरल फॉर्म। ठीक है ना, दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर। ठीक है, एक इसको इक्वेशन नंबर, एक काम करो, आपने कितना नाम दिया था, 1 2 3 4 5 नाम दे दो इसको ना। ना ऐसा ही बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होता है वही सेम बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर एक बार 4 का कर्ल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, नाउ taking curl of equation 4 and put, चलो बाद में पुट कर देंगे। तो कर्ल ऑफ लेते हैं हम लोग, तो कर्ल ऑफ v का आपने एक और बार कर ले लिया है और कुछ नहीं है, तो कर्ल लिया है हमने, इधर भी कर लेंगे, म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो म्यू नॉट कर्ल ऑफ जे बराबर सिग्मा ही होता है, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ ई। बच्चों देखो यहाँ पर तो कोई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लगाता है, बैक माइनस कैप लगा दो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में बैक माइनस कैप का अगर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो डेल डॉट भी यहाँ पर बन जाएगा और डेल टू बी भी यहाँ बन ही रहा है बराबर। यहाँ पर म्यू नॉट और सिग्मा और कर्ल ऑफ ई यहाँ बनेगा। ठीक है, प्लस अब इस कर्ल ऑफ ई की वैल्यू इक्वेशन 3 में आपने जानी है। इक्वेशन 3 वही तो है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन में ये बात बोलता है ना कि कर्ल ऑफ ई की वैल्यू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होती है, और इक्वेशन नंबर 2 ये बात बोलता है कि कर्ल ऑफ बी 0 होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 होता है, और ये बात बोलता है कि कर्ल ऑफ ई क्या होता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है। तो जरा इनको यूज करो, तो इनको यूज करके हमारे पास बनेगा ये माइनस म्यू नॉट सिग्मा डेल बी अपॉन डेल टी माइनस, यहाँ भी कुछ करेंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी अपॉन बराबर 0। ठीक है, ये लीजिए अब देख लो इक्वेशन 6 और 5 में सेम है, देख लो 5 और 6 में कोई अंतर नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर है वही मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर हमको शो हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर
जितना कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ठीक उतना ही कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। सो लिखो इक्वेशन 5 and 6 आर पार्शियल, इक्वेशन 5 and 6 आर पार्शियल थ्री डायमेंशनल second order differential equations. Second order differential equations in space. स्पेस का मतलब बेटा होता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो देखो ये जो लिखा है ना वो डेल टू, तो डेल का मतलब हमेशा होता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में अवकलन, और इसमें क्या लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर। आप खुद देखो यहाँ पर डेल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 बार अवकलन होता है, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। और थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि इस डेल टू के अंदर 3 चीजें होती है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड, इसीलिए 3 डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्पेस एंड टाइम, टाइम के अंदर भी देख लो ये 2 बार अवकलित है, मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव है। एंड टाइम each e vector and b vector each e and b respectively, अच्छा यहाँ पे कोमा है सॉरी, each e and b respectively, मतलब इक्वेशन 5 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और इक्वेशन 6 मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब 5 and 6 दोनों के लिए कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है ना। सो कहाँ पर है ये, इन कंडक्टिंग फ्री स्पेस मीडियम, कहाँ पर है, इन कंडक्टिंग फ्री स्पेस मीडियम, इन कंडक्टिंग फ्री स्पेस मीडियम, दैट्स इट। तो कंडक्टिंग फ्री स्पेस मीडियम के लिए हम इस तरीके से इक्वेशंस को डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, नॉन कंडक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो लिखो प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagation of electromagnetic wave in non-conducting free space medium। In non-conducting फ्री स्पेस। अब भाई अब केवल इसमें एक ही चेंज आएगा बेटा, नॉन कंडक्टिंग में केवल एक ही चेंज आएगा कि सिग्मा जो है ना कंडक्टिविटी वो खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, तो इसीलिए कंडक्टिविटी का तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो देखो फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम जे बराबर जीरो, बिकॉज सिग्मा बराबर जीरो होता है। और हमने फ्री स्पेस की बात पहले ही बोल रखी है, तो फॉर फ्री स्पेस मीडियम ये तो हम पहले से ही बोलते हैं ना कि रो बराबर जीरो होता है, बिकॉज चार्जेस है ही नहीं, स्पेस एकदम फ्री है, तो चार्ज बिल्कुल नहीं है। तो फॉर नॉन कंडक्टिंग फ्री स्पेस मीडियम
दोनों कंबाइन कर दो, सो फोर नॉन कंडक्टिंग फ्री स्पेस मीडियम हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह के मीडियम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बोलते हैं, तो सच एज डाइलेक्ट्रिक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो जे जीरो हो जाएगा, है ना, एक रो जीरो हो जाएगा, और क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि सिग्मा जीरो होता है उस स्थिति में। तो हम लोग इक्वेशन 5 और 6 में अगर रो तो ऑलरेडी जीरो था, अगर सिग्मा को भी जीरो कर दें तो ये सेकेंड टर्म जो है ना वो जीरो हो जाएगी, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 becomes इक्वेशन 5 and 6 becomes, देखो वो कैसी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, एक तो फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म बचेगी। एक तो डेल टू ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है टाइम में भी और स्पेस में भी। तो इक्वेशन नंबर 7 ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। बस खत्म काम। ये जो है ना, ये है 3 डायमेंशनल अनडैम्प्ड वेव इक्वेशन। मतलब आप कभी देखना, आपने 11th क्लास के अंदर वेव इक्वेशन पढ़ी हो, मतलब वेव इक्वेशन जानते हो ना, तरंग समीकरण बोलते हैं हिंदी में, वो ऐसी ही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। एक बार मैं एक नॉर्मल सा फॉर्म लिख के दे रहा हूँ वेव इक्वेशन का, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि यार ये तो नॉर्मल वेव इक्वेशन की तरह बन चुकी है, तो ये भी तो वेव इक्वेशन ही तो है, आखिर हम स्टडी किसका कर रहे हैं, ले देखिए हम स्टडी कर रहे हैं वेव्स का। तो ये वही तो इक्वेशन आ चुकी है। सो कॉल्ड द दीज आर these are called the 3 dimensional undamped wave equation, and these equations satisfy the and these equations satisfied the, देखो इस तरह की आप लोगों ने 11 के अंदर पढ़ी होगी वेव इक्वेशन माइनस, ये एक नॉर्मल वेव इक्वेशन होती है बेटा, जो 11 में हम लोग पढ़ा करते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो दैट इज एनी आर्बिटरी wave which propagate in space, any arbitrary wave, that is any arbitrary wave which propagate which propagate in space, जो कभी भी 3D स्पेस में मूव करती है ना वो, दैट फॉलोज, जो फॉलो करती है, दैट follows the EM waves, the
EM वेव जो EM वेव को फॉलो करती है, क्योंकि मैच कर रही है ना, किसी भी नॉर्मल वेव इक्वेशन की जो फॉर्म है वो हमारी इन इक्वेशन से मैच कर रही है। मैच कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेसिकली क्या हो जाएगी हमारी EM वेव हो जाएगी, इस तरह की नॉर्मल वेव। सो कंपेयरिंग करो दोनों को। सो ऑन कंपेयरिंग बड़ा सिंपल है कंपेयर। बच्चों देखो यहाँ पर ये जो फैक्टर है ना दोनों इक्वेशन में, वो ये वाला फैक्टर है, इसका मतलब कंपेयर करोगे सो म्यू नोड एप्सिलॉन नोड बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/v², जहाँ पे v वेव की वेलोसिटी होती है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करोगे तो ये हमारे पास मिल जाएगी। और ये हम नोड लिखना ही क्यों है यार, नोड तब लिखो जब हमारे पास में वैक्यूम हो। हम एक काम करते हैं ना, हम नोड लिखते ही नहीं है, हम नॉर्मल लिखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम शुरू से ही नॉर्मल लिखते हैं, क्योंकि हम लोग वैक्यूम की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। पर हाँ फ्री स्पेस नॉर्मली वैक्यूम कर रहे हो, तो वैक्यूम की बात ही नहीं कर रहे हो। तो ये एक तरह से सी है फॉर फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस नहीं होता तो फिर हम लोग नोड नहीं लिखते, लेकिन अब फ्री स्पेस नोड लिखना ही पड़ेगा। और मैंने इसको सी क्यों बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैंने सी इसलिए इसको बोला बेटा क्योंकि म्यू नोड का जो वैल्यू होता है ना वो होता है फिक्स परमिएबिलिटी इन दी वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है -7। और एप्सिलॉन नोड जो होता है ना वो होता है 8.85 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻12। ये फिक्स वैल्यूज होती है, और ये वैल्यूज अगर यहाँ रखते हैं हम लोग तो वेलोसिटी जो आएगी ना आपकी, ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखने पे वेलोसिटी आएगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, which is the equal to the velocity of light, which is the equal to the velocity of light। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ मीडियम अगर होता है तो फिर ये वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से कम हो जाती है, क्योंकि मीडियम उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि मीडियम के पास में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है और फिर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की बराबर वेलोसिटी नहीं आ पाती। बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो फिर देखो इसको आगे पढ़ते हैं, लेके लिखो इन मीडियम अगर मीडियम की बात करें मान लो, तो फिर हमारे पास में v जो है ना वो हमेशा क्या रहता है 1/√μ∈। और ना इसमें फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पोर्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो होता है स्मॉल n इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। तो लाइट वेलोसिटी इन स्पेस, वेव वेलोसिटी इन फ्री स्पेस अपॉन वेव वेलोसिटी इन मीडियम, वेव वेलोसिटी इन मीडियम। तो जरा इसकी वैल्यू पुट करके देखें, तो n इज इक्वल टू एक तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास, c का वैल्यू कितना होता है 1/√μ∞ अपॉन v का वैल्यू कितना हो जाएगा √μ∞। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो μ∞ तो ऊंचा के ऊपर पहुंच जाएगा और ये यहाँ पर ऐसा रहेगा। तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट्स इट। ये याद रखना है आपको। अगर मान लो सवाल में कोई भी मीडियम नहीं दिया तो नॉर्मली एप्सिलॉन आर को 1 लेना है। सो नॉर्मली आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से बेटा। सो फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम
So for isotropic मीडियम, तो आइसोट्रोपिक मीडियम में नॉर्मली अगर कुछ ना बोले तो ऑटोमेटिकली आपको वन लेना है। तो यहाँ पर n जो है काफी हद तक ये आ जाएगा म्यू आर, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ म्यू आर। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल रिलेशन। क्या बोलेंगे इस रिलेशन को? इसको हम बोल देंगे मैक्सवेल रिलेशन। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस रिलेशन is called Maxwell relation. This is valid for some substances, which is valid for which is valid for some अब ये किन सबस्टेंसेस में वैलिड होता है वो बता दूं मैं आपको। जैसे मान लो N2 हुआ, नाइट्रोजन हुआ, O2 हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, CO2 हुआ, तो उनमें ये n इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर वैलिड होता है, ठीक है ना। तो और किसी किसी सवाल में ना उल्टा भी होता है, वो आपको लिख के देगा, है ना, उसकी आप चिंता मत करना। हमेशा से ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इफ म्यू आर इज इक्वल टू वन, अगर ऐसा हुआ तो फिर n की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी रूट ऑफ एप्सिलॉन। ये विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है। तो अब हम वापस से अपने ट्रैक पे आते हैं, किस पे? 7-8 पे। इसको दोबारा से हमको स्टडी करना है। तो इसके बारे में 2-3 लाइनें लिख के इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, या फिर ऐसे लिखो इक्वेशन 7 and 8, इक्वेशन 7 and 8 मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, आर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आर सेकेंड ऑर्डर differential equations, thus for a plane electromagnetic, thus for a plane electromagnetic wave propagating along propagating along the x-axis, along the x-axis, the field vector of the wave, the field vectors, the field vectors of the wave। ये देखो जनरल सॉल्यूशन है बेटा,
है ना, क्योंकि उसमें टाइम और स्पेस दोनों है। तो अगर वन डायमेंशन की बात करूँ तो एक्स और टी दोनों होगा उसमें। तो उसमें एक्स डिपेंडेंट पार्ट तो खैर सॉल्व करना पड़ेगा, बट टी डिपेंडेंट पार्ट फिक्स होता है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। और ऐसे इस 8 नंबर को सॉल्व करेंगे ना, तो डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन आपको याद रखना है कि स्पेस डिपेंडेंट पार्ट तो बाद में करेंगे सॉल्व, बट टाइम डिपेंडेंट पार्ट का वैल्यू हमेशा आयोटा ओमेगा टी इस तरीके से बन जाता है। चलो, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये उन इक्वेशन नंबर 7 और 8 को सेटिस्फाई करने चाहिए। जरा करवा के देखते हैं, क्योंकि उससे कुछ और भी निकलेगा हमारा, वो निकलेगा प्रोपगेशन वेक्टर। चलो करके देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 ले लो या 8 लो, एक ही बात है, दोनों में सेम बिहेवियर है। तो डेल टू ई, तो ई का वैल्यू कुछ करो, विच इज द ई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या जो भी है आपका मीडियम में तो म्यू एप्सिलॉन चल जाएगा, और ई एक्स यहाँ तो केवल पोजीशन का होगा, टाइम डिपेंडेंट पार्ट बाहर आ जाएगा, है ना, और वो भी x का है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में ही हम लोग करेंगे तो सही रहेगा। डेल टू को डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू को डेल वाई स्क्वायर, डेल टू को डेल जेड स्क्वायर से आता है ऊपर। वाई और जेड से कोई काम नहीं है, क्योंकि वाई और जेड का फंक्शन ही ले ही नहीं रखा ना हमने, वन डी में ले लिया हमने पूरा काम। अब यहाँ पर केवल टी डिपेंडेंट पार्ट को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वो भी दो बार। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, बट जो टी का मल्टीपल है माइनस आयोटा ओमेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो दो बार डेरिवेटिव करोगे तो दोनों बार बाहर आएगा, और बाकी तो कोई चेंज आएगा नहीं खैर ऐसा खास, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल होता है ना, इसलिए। अब इसमें ये पार्ट और ये पार्ट हम लोग कॉमन लेके जीरो की तरफ भेज सकते हैं। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो है डेल टू ई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस, और आयोटा का स्क्वायर वापस से माइनस, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू दिस, और म्यू और एप्सिलॉन जो होता है ना, वो बेसिकली 1/v² होता है ना। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ है, 1/v² वहां पर है, तो ओमेगा स्क्वायर और 1/v² की जोड़ी होती है के बन जाता है, क्योंकि के बराबर होता है प्रोपगेशन वेक्टर, दैट इज के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। ठीक है, तो ये अगर कंपेयर करें हम लोग इस इक्वेशन से, जो कि नॉर्मली एक वेव इक्वेशन होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप की, जस्ट लाइक दिस। तो इससे ही हो जाएगा, जरा रफ में समझते हैं इस चीज को। सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू वी के होता है ना, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, जिसे फेज वेलोसिटी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था इस बारे में। तो v बराबर क्या होता है, 1/रूट म्यू एप्सिलॉन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बन जाएगा, और इसीलिए मैंने ये इक्वेशन डिजाइन करी है। अब तो शायद आप समझ गए होंगे मैंने क्या लिखा है। तो अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन दो रूप में निकलेगा, क्योंकि दो ऑर्डर की है तो दो तरह के सॉल्यूशन आएंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो देखो इसमें क्या है कि सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वेव जो है ना वो एक्स और वाई दोनों में प्रोपोगेट कर सकती है, इसीलिए इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो है वो दो तरीके से काम करेगा। एक्स के फॉर्म में है तो ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस
ई नोड, अब यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे मान लो प्राइम मान लो एम्पलीट्यूड, जो ये तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपगेशन को बता रहा है और ये बताएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन को। तो सिंस हम लोग अगर मान लें कि जो कम, ये तो क्या है कि पोजीशन स्पेस में हो गया सॉल्यूशन, तो पोजीशन स्पेस का सॉल्यूशन अगर आपको मिल गया, तो हम ये जानते हैं कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्यूशन होता है ना, वो पोजीशन के साथ साथ टाइम स्पेस में भी होता है। तो पोजीशन स्पेस तो खैर ये है ही सही, इसके साथ टाइम स्पेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे हम एक्सपोनेंशियल माइनस पाई ओमेगा टी लिखते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना वो ऐसा हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल ई नोट तो खैर एम्पलीट्यूड है ही सही, आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए नोट प्राइम एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ में आई बात? इसको आप इक्वेशन नंबर 9 दे दो। आई थिंक शायद 9 नंबर आई नहीं है हमारी, 9 अभी तक नहीं आई, तो 9 नंबर इसको नाम देते हैं हम लोग। ये जो है ना एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी होता है ना वो फेज कहलाता है। तो अगर दिख जाए मान लो के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये बता रहा है कि वेव जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। सो रिप्रेजेंट वेव इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, represents wave is moving in plus x डायरेक्शन। और दूसरा पार्ट है दैट मीन्स के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये बताया कि वेव इज मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो देखो पहला पार्ट जो बना है ना वो इससे मिलके बना है, क्योंकि इसमें प्रोपगेशन जो के था वो पॉजिटिव था। दूसरा पार्ट इससे मिलके बना है क्योंकि इसमें प्रोपगेशन जो के है वो माइनस से मिलके बना, इसलिए पहले पार्ट को प्लस एक्स डायरेक्शन मूव करवा देंगे, दूसरे को माइनस एक्स में मूव करवा देंगे। ठीक है ना? सो दिस इक्वेशन, इक्वेशन 9 मतलब, तो इक्वेशन 9 represents the plane wave, represents the plane wave, represents the plane wave in both directions, in both directions along the axis, along the axis. The first term, the first term form the wave, form the wave along plus x axis, along plus x axis, and the second term along माइनस एक्स एक्स। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, ठीक है ना? सो दस फॉर द वेव प्रोपगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, हम लोग एक ही चीज को पकड़ लेते हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन को, है ना? सो लिखो 10 फॉर द वेव propagating in x direction
तो वो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स टी, ये हो जाएगा हमारे पास ई नोड एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो भी सेम सॉल्यूशन देगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर सेम ही होता है ना। तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिहेवियर में। ये दोनों सॉल्यूशन तब के हैं जब हमारी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर थी। सो फॉर पॉजिटिव एक्सिस, अगर ऐसे ही माइनस एक्सिस पर हो, लिख लो चाहो तो 10, फॉर द वेव प्रोपगेटिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, पर एक्स डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा, और अगर नेगेटिव एक्सिस पर है तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी एंड बी ऑफ एक्स टी is equal to b नोट exponential iota नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस। बस खत्म काम। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गए। अब इन सॉल्यूशन से हम कुछ और प्रोपगेशन की बातें करेंगे अगली क्लास के अंदर, कि उनका प्रोपगेशन जो है वो और कितने तरीके से, किस किस तरीके से हो सकता है। तो प्रोपगेशन की बात अगली क्लास में की जाएगी। तब तक आप आज की क्लास को 2 से 3 बार ढंग से पढ़ लेना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सवाल हम बाद में करेंगे सारे एक साथ, तो ये सब चीज़ें तब आपके सारी काम आएगी। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।